हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलो आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। एक प्रोटीन जो हमारे ईआर में है अभी, ठीक है ना। ईआर में है जो प्रोटीन अभी, वो प्रोटीन ईआर से अब गोल्जी में किस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारा गोल्जी। इसके बाद हम गोल्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली मतलब गोल्जी से पहले पढ़ने के लिए ये प्रोटीन मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है ना, किस तरीके से ईआर से अब गोल्जी में आता है उसको देखना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको पहले ये ट्रांसफ़र वाला करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम गोल्जी के बारे में देखेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर तो मतलब वही है, ईजी है, ठीक है। तो ये हमारा ईआर है। अब ईआर में एक नया प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस प्रोटीन को जाना है गोल्जी में, क्योंकि ये सेक्रेटरी प्रोटीन है, राइट। अब इसको जाना पड़ेगा गोल्जी में। तो क्या होगा कि ये किस तरीके से जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा एक वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है ना, एक वेसिकल के फॉर्म में। उस वेसिकल को हम क्या बोलेंगे, उस वेसिकल का अपना एक नाम है, दैट इज़ योर कोप 2, ठीक है, कोप 2। अब कई कभार क्या होता है कि मतलब बाय मिस्टेक जो प्रोटीन हमारे ईआर में होनी चाहिए, अब देखिए ईआर में भी तो बहुत सारे प्रोटीन्स होनी चाहिए ना। आप देख ही चुके हो, जब हमने ईआर के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर एन ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था, राइट। अब चैपेरोन्स, बड़े बड़े सारे चैपेरोन्स थे, बड़े सारे अपने प्रोटीन्स है ईआर के भी, ठीक है ना। अब जो एक प्रोटीन जिसका घर ईआर है, ठीक है ना, अब जो यहाँ से जा रहा है प्रोटीन, वो तो अभी मतलब उसका बस यहाँ पर बनना था, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी। अब उसके बाद तो वो अपने मतलब अपना रास्ता नाप रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत तब आएगी जब ईआर के खुद के प्रोटीन बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ ईआर को छोड़कर जाएगी, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ईआर को छोड़कर जाएगी, तब होगा वहाँ पर प्रॉब्लम, ठीक है। तब होगा वहाँ पर प्रॉब्लम। अब वो भी किस तरीके से आएगा, एक प्रोटीन एक वेसिकल के थ्रू ही आएगा, एक वेसिकल के थ्रू ही आएगा। फाइनली यहाँ पर जाकर फ्यूज़ होगा। इस वेसिकल का नाम होगा आपका कॉप 1। ये ज़रूर याद रखना, जो लेकर जा रहा है वो है आपका कॉप 2, और जो लेकर आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉप 1, ठीक है ना। देखिए अभी इस प्रोसेस को जो ईआर से, जो ट्रांसफ़र ईआर से मतलब गोल्जी की तरफ हो रहा है, राइट। इसको हम बोलेंगे एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इस वाले ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब जो ये ऊपर वाला मतलब एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक हमने देख लिया। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं यहाँ पर जो हेल्प करता है ये कॉप 1, मतलब ये जो वेसिकल बना रहे हैं ना यहाँ पर, जो कॉप 2 बन रहा है उतनी आसानी से नहीं बनता। इसके बैक भी ओके, बिहाइंड द कर्टन बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व है, बहुत सारे प्रोटीन अपने तरीके से काम करता है। अभी हम उस चीज़ को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ आवर ईआर का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर है एक प्रोटीन जिसको जाना है उधर गोल्जी में, ये हमारा गोल्जी, ठीक है ना। ये हमारा गोल्जी, ये हमारा ईआर। अब ईआर के ल्यूमिन में अभी जो एक प्रोटीन है उसको जाना है उस साइड, गोल्जी के साइड, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पर ना ईआर के इस मेम्ब्रेन में ना एक रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। ये रिसेप्टर बहुत ही स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अब जो प्रोटीन जाएगा यहाँ से, उसी प्रोटीन के अपने रिसेप्टर होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही स्पेसिफिक होगा ये आपके प्रोटीन स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। ये आपके रिसेप्टर जो ईआर के मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोटीन जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है इस प्रोटीन सॉर्टिंग पूरे प्रोसेस में, उसका नाम है SAR1, ठीक है। उसका नाम है SAR1, SAR1।
ये SAR1 प्रोटीन एक GTPase प्रोटीन है, ठीक है। एक SAR1 यहाँ पर 1 है। SAR1 प्रोटीन क्या है, एक GTPase प्रोटीन, समझ रहे हो ना आप। GTPase प्रोटीन मतलब इस टर्म को हमने बहुत ही यूज़ कर लिया, ठीक है, ये हमारे ये सीरीज़ में। तो अभी तक तो आपको, अगर आप ढंग से फेथफुली इस लेक्चर को आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि GTPase का मतलब क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जाकर देखिए, पीछे वीडियोज़ में बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स दिए, कई सारे जगहों पर मैंने बताया भी कि GTPase का मतलब क्या, GTPase प्रोटीन का मतलब क्या है, ठीक है। तो SAR एक एंजाइम है, ठीक है ना, एंजाइम भी बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रोटीन है, ये किस तरीके का प्रोटीन है, GTPase प्रोटीन, मतलब ये GTP को हाइड्रोलाइज कर सकता है, ठीक है। तो पहले तो ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, SAR होता है इनएक्टिव फॉर्म में। किस तरीके से, SAR1 होता है इनएक्टिव फॉर्म में जब ये GDP से बाइंड हुआ होता है, ठीक है, तब इसकी स्टेट को हम बोल सकते हैं हाँ ये नेगेटिव है, ठीक है, ये इनएक्टिव है, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक और प्रोटीन लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, एक और प्रोटीन लगे हुए होते हैं, उसको हम बोलेंगे SARGEF। अब इस टर्म को भी हमने बहुत ही बार यूज़ कर लिया, राइट, फिर भी मैं बता देता हूँ यहीं पर। इसको हम ना इसका एक और नाम है, इसको हम ना SEC12 भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे SEC12। ये जो हमारे GEF वो नहीं है, एक जो एक प्रोटीन है, ठीक है ना, ये होता है आपके ER के मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एक आपके रिसेप्टर एक प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है ये, ठीक है ना। SAR को अगर उसका ना अगर SAR को फंक्शनल बनना है तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, SARGEF की, SARGEF की ज़रूरत पड़ेगी। SARGEF को हम SEC12 भी बोलते हैं। एक्चुअली SARGEF करता क्या है, इसको SAR1 प्रोटीन को ये इतना ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना, वाई क्यों इतनी ज़रूरी क्यों इसके लिए, क्योंकि ये करता है कि SAR अभी क्या है हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है, राइट, GDP से बना हुआ है। तो क्या करता है कि ये हमारे GDP को GTP से वो कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज फैक्टर हुआ ना। तो SAR1 अब किससे बंधा हुआ है, अब GTP से। जैसा ये GTP से बंधेगा ना, जैसे SAR प्रोटीन GTP से बाइंड करेगा, तब हम बोलेंगे इसको एक्टिव। अब ये फुल एक्टिव हो गया, ये अब फंक्शन कर सकता है, जो भी इसका फंक्शन है, ठीक है ना, जो भी इसका फंक्शन है, नाउ दिस SAR कैन डू। अब जैसे ये इसने ना GTP के साइड बाइंड कर लिया, SAR1 ने जैसे GTP के साइड वो उसने बाइंड किया, तब क्या होता है, इसके ना SAR हमारा एक प्रोटीन है, ठीक है, इसके ना ये एम्फीपैथिक होता है असल में। एम्फीपैथिक का मतलब आप जब हमारे जब प्लाज्मा में मैंने देख रहे थे आप, राइट, तब भी हमने इस चीज़ को, इस टर्म को हमने ये किया था, समझा था, राइट। एम्फीपैथिक मतलब एक ही मॉलिक्यूल जिस पर हाइड्रोफोबिक भी हो, और जिस पर क्या हो, हाइड्रोफिलिक भी हो, ठीक है, वाटर लविंग भी हो और वाटर हेटिंग भी हो, ठीक है ना। तो ये असल में क्या आता है, प्रोटीन एम्फीपैथिक, इसके पास दोनों नेचर है, ठीक है। जब जैसे पहले तो ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है, राइट, इनएक्टिव स्टेट में ये अपने एम्फीपैथिक नेचर को शो नहीं करता है। जैसे ये एक्टिव हो गया, जैसे या इस पर GTP आकर बाइंड हो गया, तब क्या होता है कि ये दोनों आपके नेचर्स को दिखाने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर आ गया आपकी कार्गो प्रोटीन, इसके अटैचमेंट से अब ये GTPase कब हमारे SAR
GEF कब इसको एक्टिवेट करेगा, SAR1 प्रोटीन को कब एक्टिवेट करेगा, जब ये हमारे प्रोटीन इस रिसेप्टर से, जब ये प्रोटीन हमारे ये प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगा ना, तब होगा ये एक्टिव। ठीक है, अगर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, अब इसका दोनों नेचर मतलब एम्फीपैथिक नेचर सामने आएगा। अब क्या आता है यहाँ पर लगता है, अब बहुत सारे आपके ना ये प्रोटीन आके वो बनता है, मतलब प्रोटीन आने लगता है। ठीक है ना, इसके अराउंड इस ये हमारे, अब इसको पिंच ऑफ होना है। ठीक है, इसको यहाँ से बज ऑफ होना है। तो क्या होगा, पहले तो हमारे ये जो जितने भी प्रोटीन थे ऐसे SAR1 प्रोटीन, बहुत सारे SAR1 प्रोटीन यहाँ पर आएगा, सभी एक्टिवेट हो गया ना। अब इसके पास एक तो एक तो इसके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक भी है, राइट, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। तो करता क्या है कि ये फॉर एन एग्जांपल ये हुआ हमारा प्रोटीन, ये हुआ हमारा रिसेप्टर। ठीक है, अब बर्ज ऑफ होने के लिए ना ऐसे कर मतलब ये करता है हाइड्रोफोबिक साइड ना, जितने भी इसके जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक जो टेल नहीं है, हाइड्रोफोबिक टेल सब इसके मतलब प्रोटीन की तरफ मोड़ देगा। ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक टेल, बिकॉज इसके पास ये है, मैंने बताया ना जैसे आप लोगों को कि आप लोगों को कि यहाँ पर ये तो एक तो है इसका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और ये है इसका हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना, अब ये वाटर लॉविंग इसके हेड, ये हम इसको बोल सकते इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे आपके सार प्रोटीन यहाँ पर आकर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक वेसिकल फॉर्म कर रहा है ये सभी मिलकर। ठीक है ना, क्या होता है जय, अब ना इसके बाद क्या होता है, एक SAR1 के, ये जो SAR1 नहीं है, SAR1 के हमारे SAR1 के एक दो कोफैक्टर होते हैं, 2 कोफैक्टर। मतलब चलो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये ये SAR प्रोटीन है ना, ये SAR प्रोटीन ये 2 और प्रोटीन को रिक्रूट कर लेगा। ठीक है, अभी वेसिकल किस तरीके से फॉर्म होता है आज उसी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये हमारा प्रोटीन, कार्गो प्रोटीन, हम इसको कार्गो प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जा रहा है ना, तो कार्गो प्रोटीन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ हमारा रिसेप्टर, फॉर एन एग्जांपल ये रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर है, ये है हमारा मेम्ब्रेन, ER के मेम्ब्रेन। ठीक है, पिंच ऑफ हो गया। अब इस तरीके से याद करो आप लोग, यहाँ पर आएगा आपका, ये है आपका SAR प्रोटीन जो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है, बहुत सारे SAR प्रोटीन। SAR1 प्रोटीन, सो दिस इज आवर SAR1 प्रोटीन, जिसने मतलब जो इनएक्टिव था पहले, अब एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बाइंडिंग से इनको एक्टिवेट किया गया। किसने? हमारे SEC12 ने इनको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट होने के बाद इसने क्या कर दिया कि सारा एक मेम्ब्रेन को जो पिंच ऑफ हो रहा था, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पर है रिसेप्टर। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये ऐसे बनने लग जाएगा ना, यहाँ पर रिसेप्टर है, फिर ऐसे बनने लगेगा। तो वही बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, मैं बस ये ऐसे ही आप लोगों को दिखा रहा था, पर अभी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, अब ये बन गया स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया था कि ये हमारे SAR प्रोटीन ये 2 फैक्टर को, ये मतलब 2 प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है। ठीक है ना, 2 प्रोटीन को क्या करता है, अब रिक्रूट करेगा। अब वो प्रोटीन का नाम है, एक तो होगा आपके
एक है आपके सेक 23 और सेक 24, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आपके सेक 23, सेक 23 और सेक 24, ठीक है ना। ये सेक 23 और सेक 24 है। अब क्या होगा, अब होता ये कि इन्होंने ये सभी ये आपके सेक 23 और सेक 24 मिलकर इन्होंने बनाया इनर INNE इनर कोड, ठीक है। इन्होंने बनाया इनर कोड। अब उसके बाद क्या होता है कि ये फिर से रिक्रूट करता है। अब ये वाले प्रोटीन रिक्रूट करेगा किसी और 2 प्रोटीन को, उसको हम बोलेंगे सेक ये होता है आपका सेक 31 और सेक 13 और सेक 31, ठीक है। तो अब इनके यहाँ पर आगे देख रहे हो ना आप, इस तरीके से इन्होंने बना दिया। अब ठीक है, अब ये वाले होंगे आपके, इसको हम बोल सकते हैं आउटर कोट, ठीक है, आउटर कोट। अब पिंच ऑफ हो गया, ठीक है। पिंच ऑफ होने के बाद क्या होता है कि एक और आपके पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन तो आप जानते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है ना। करीबन इस पर ना 60 से 70 अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम है, उसको ना हम स्पेशली हम बोलेंगे वी स्नेयर्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके वी स्नेयर्स आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वी स्नेयर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सिग्नलिंग मतलब अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। समझना पड़ेगा पर हर एक चीज़ को, ऐसे स्किप कर दोगे तो फिर समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ पर आया हमारा वी स्नेयर्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अभी के लिए हम यहीं तक रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर ना मैंने कम्प्लीटली यहीं पर बनाया, मतलब आप लोगों के लिए बनाया, तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम ऐसा करते कि इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इस चीज़ को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय और सेफ़ रहिए, ठीक है।